अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PSL का बादशाह से हाजिर हो गए एक और प्रोग्राम के साथ। हमारे साथ बाबर भाई हैं और काशिफ सजाद हैं और फिर आज हम क्रिकेट पर बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच हुआ है उस पर भी कुछ बातचीत होगी और क्या चीज़ें कोयटा ग्लेडिएटर्स की जो खामियां हैं जो हमने अभी हम बातचीत कर रहे थे उस पर भी बात होगी और एक और स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ होंगे, उनको हम लाइन अप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रेडिक्शन जो कल हमारी थी मेरी और बाबर भाई की एक जैसी की कि पेशावर ज़ल्मी विन करेगा, तो भाई हम तो जीत गए। काशिफ सज्जाद ने कोयटा को 2 दिन किया था मगर वो नहीं जीत पाया। बहरहाल लेकिन मुकाबला तगड़ा था, ऐसा नहीं था कि वन साइडेड हुआ। अच्छा मुकाबला रहा, लो स्कोरिंग था, नहीं रहा था तक क्लोज जाएगा। कोई डिसीजन थे सरफराज की जिसकी वजह से मैच लूज कर गए। अगर ग्रिप रखते तो जीत सकते थे क्योंकि हसनैन ने तो पूरी जान मारी। अच्छा बाबर भैया, ये बात हम कर लेते हैं, हफीज़ के ऊपर भी अभी हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे। हफीज का कोई रोल नजर नहीं आ रहा, मैं भी यही 2-3 मैचेस में देख रहा हूँ। हफीज का रोल है, मेंटोरिंग का रोल है ना, वो कर तो रहे। वो अभी बॉलिंग पे आ गए, अभी पहला ओवर उनसे करवा लिया गया जिसपे इन पे रन भी अच्छे खासे पड़ गए, 15-16 रन। तो क्या हफीज का किरदार कहाँ है? बैटिंग पे भी नहीं आते या उसको यूज नहीं किया जा रहा सही, या सरफराज से कुछ उनकी बातचीत नहीं हो रही, क्या अलग क्या है? अभी तक जो है ना खबर सामने आई नहीं कि असल इशू है क्या। या तो मुझे लग रहा है कि हफीज फुली फिट नहीं है और उनको टीम में खिलाया, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि जब सारी दुनिया को पता है कि हफीज़ लेफ्टी को आउट करता है और आप 2 मैचेस में ये गलती कर जाएंगे, आप लेफ्टी के आगे हफीज़ को लेकर ना आए। ठीक है ना, कल जिम्मी नेशम खेल रहा था, उसको आपने 1 ओवर कराया, 4 रन पे ओवर करके गया, उसके बाद आपने उसको ओवर नहीं कराया, वो डैन स्मिथ को लेकर आ गया, उसने पूरा मैच बर्बाद कर दिया, इतने रन दे दिए। और मतलब एक तो आप अच्छी बॉल पे शॉट खा लो कोई बात नहीं, आप बॉल ही फजूल कर रहे थे। मतलब मिडिल लेग पे वो छोड़ दे तो लेग स्टंप से वाइट हो जाए, शॉट मार दे तो फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री हो जाए, इतनी फजूल बॉलें कर रहे थे। समझ अच्छा, बैटिंग ऑर्डर आप वन डाउन खुद आ गए, चलो ठीक है, आप ऊपर के नंबर पे आना चाह रहे थे, अच्छी बात थी। आपने फिर हफीज़ को भेजा ही नहीं, हालांकि आप चैंपियंस ट्रॉफी में उससे मिडिल ऑर्डर में ये रोल ले चुके हैं। आपको अगर फाइनल याद हो तो उसने कोई मेरे ख्याल से 27 बॉलों पे 50 किए थे या कुछ ऐसे, बहुत तेज़ 50 मारी थी उसने। इट्स मीन कि वो नीचे आके भी तेज़ खेल सकता है, वो आपको दे सकता है। अब क्या वजह है कि वाकई वो फुली फिट नहीं है या वो अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो फिर उनको प्लेइंग 11 में क्यों रखा हुआ है आपने? आप कोई और ऑप्शन पे चले जाएं। आपको एक कल फास्ट बॉलर की कमी महसूस हुई, आप हफीज़ को बिठा के उमैद आसिफ को ले लेते। क्या लग रहा है अगर आपने नीचे खिलाना, चक्कर क्या है उसका, किरदार क्यों नजर नहीं आ रहा? मुझे हफीज़ के लिए 2 चीज़ें हैं जो बड़ी अहम है, जिस पे पॉइंट आउट होनी भी चाहिए। एक, हफीज़ और शुएब मलिक, ये पाकिस्तान क्रिकेट के 2 वाहिद बैट्समैन ऐसे हैं जो स्पिन के अगेंस्ट बड़ा तगड़ा खेलते हैं। कल पेशावर ज़ल्मी ने फंसाया भी नहीं स्पिन के अगेंस्ट है, उस्मान कादर विकेट ले गए। उस वक्त नवाज़ को लेकर आना बैटिंग के लिए खुद सरफराज को पर आना सही नहीं था। क्यों? अगर आप टेक्निकली भी समझें, नवाज़ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेग स्पिन बॉल कर रहा है, ऑफ साइड उनके ऑफ स्टंप पे बॉल पिच होगी तो फिनिश वो स्टंप पे ही करेगी। तो जिस तरीके से वो कल भी आउट हुए नवाज़, वो इसी तरीके से था। लैक ऑफ प्लानिंग है कप्तान की तरफ से, हफीज़ को ऊपर यूटिलाइज़ किया जा सकता। हफीज़ ओपन पे अच्छा खेलते रहें, वन डाउन अच्छा खेलते रहें, सेकंड डाउन पे T20 में अच्छा खेलते रहें। बैटिंग में खराबी, हफीज़ को बैटिंग नहीं दी, फिर इफ्तिखार को ऊपर नहीं खिलाया, फिर बॉलिंग में उससे बड़ा ब्लंडर मार दिया। जैसे अभी बाबर भाई उतारते, जिम्मी नेशम सेट हो गया, उसके बाद आप 1 ओवर के ले लाए और फिर हटा दिया। जैसे ही जिम्मी नेशम लाया था, और सरफराज अपनी कप्तानी की वजह से बड़े मशहूर हैं हालांकि, लेकिन कल मुझे बौखलाहट का शिकार नजर आए। 117 लेफ्ट हैंडेड बैटर्स हैं जिन्हें हफीज़ ने आउट किया है, ये हफीज़ का रिकॉर्ड है। 118 राइट हैंडेड है और 117, यानी कितना क्लोज है उनकी बॉलिंग का। यानी वो इतने मजबूत समझे जाते हैं। अगर आपको वर्ल्ड कप के मैचेस याद हों वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो आए, उन्होंने आते ही क्रिस गेल अच्छी फॉर्म में थे, जब 96 समथिंग पे वेस्ट इंडीज़ को आउट कर दिया था हमने। हफीज़ ही हैं, वो नए बॉल से आके बॉल करते थे। आप मिडिल ओवर में जहाँ पे आपने अभी सफ़र किया है, ऑर्डिन स्मिथ पर भरोसा करना पड़ा, आपके 2 फास्ट बॉलर ने तगड़ी मेहनत करके बॉल करके दिखाई आपको। मिडिल ओवर ऐसे हैं, वहीं गेम बनाना होता है। हम जो मुसलसल बात कर रहे हैं ना कि 6-6 ओवर की प्लानिंग करनी है। सरफराज कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं कप्तानी में, क्योंकि उनका भी कोई प्रेशर फील कर रहे हैं, बैटिंग उनसे हो नहीं रही है। और साथ में नजर आई, कल हसनैन बॉल कर रहे थे तो हफीज़ हसनैन से बात कर रहे थे। सरफराज, मुझे ऐसा लगता था कि एक वक्त में उन्होंने छोड़ दिया था मैच। फास्ट बॉलर 2 कोशिश कर रहे थे मैच बनाने के लिए। आपने नसीम का बाद का सेकंड स्पेल और हसनैन का सेकंड स्पेल देखा, उसमें उन्होंने मैच बनाया है। लेकिन ऑर्डिन ने जिस तरीके से पहली बॉल ख़राब की, उसके बाद हफीज़ उनके पास गए, हफीज़ ने जाके बात की, लेकिन सरफराज बात करते हुए नजर नहीं आए। भाई ओवरसीज आपके प्लेयर हैं, आपके साथ खेल रहे हैं, आप उन्हें गेम प्लान देंगे, आप कप्तान है, आप विकेटों के पीछे खड़े होकर देख रहे हैं कि कहाँ फंसाना है। लेकिन चाचा चल गए घर हमारे, चाचा इफ्तिखार ने कल लंबे एंड में जो स्कोर लग रहा था, लो स्कोरिंग आप देखें ना टारगेट होगा, लेकिन 50 रन उन्होंने बना लिए। उसने जो अपने आप को चेंज किया है ना कल, उसने बहुत मतलब क्रूशल वक्त था, प्रेशर था, विकेटें गिरी हुई थी और आपने वहाँ पे
इनिंग डेवलप भी की, फिर इनिंग को मतलब अगर इफ्तिखार ना चलते तो मेरे ख्याल से 120 भी करना मुश्किल होता कोयटा के लिए, लेकिन उसने ना सिर्फ स्कोर बनाया, फिर विकेट एंड तक खड़ा रहा, फिनिश किया। यानी ये नहीं कि अपनी 50 हो गए तो वो खड़ा रहा, लेके चलता रहा, स्मिथ से भी खेला एक बार, फिर अच्छे शॉट मारे, फिर बड़े शॉट मारा, अच्छा खेला। पिछले कुछ अरसे में ऐसा लगता है पाकिस्तान के ये वाहिद प्लेयर हैं जो शाइन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अपनी बातों को सच भी कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे प्लेयर हैं जो बयान दे देते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर नहीं पाते। इन्होंने कहा था मैं लंबे छक्के मारने की अहलियत रखता हूँ, और ऑस्ट्रेलिया में हमें नजर भी आए थे। ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड में इन्होंने बहुत बड़े छक्के मारे थे, और उसके बाद जैसे वहां की वहां पिटाई करना, कल का मैच खेलना, ये बैक टू बैक फॉर्म में है। क्यों इतना वो परफॉर्म नहीं कर रहा है मुसलसल? बड़ा लग रहा है कि उनकी बैट पे बॉल भी सही नहीं आ रहा, हालांकि बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है वो, तो उसमें लेकिन तो क्या उसके साथ बैट, क्या उसकी परफॉर्म चल रही है? एशियन कंडीशंस के अंदर ही इंग्लिश बैट्समैन फंसते ही हैं, ऐसा कुछ है नहीं। इत्तेफाक है कि वो चल जाते हैं, लेकिन ये कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अब हुआ ये कि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है ना, पाकिस्तानी बॉलर्स, लोकल बॉलर्स हमारे बहुत तगड़े हो गए हैं अब। पहले जिस तरह वो खेल जाते थे ना दुबई के अंदर और उसके अंदर, अच्छा दुबई में यही तगड़े बॉलर थे, लेकिन दुबई की कंडीशंस में हमारे बॉलर थोड़े लेथार्जिक हो जाते थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, आपको डिहाइड्रेशन हो जाती थी। ये हमारी बड़ी मतलब की कंडीशन है, और फिर हमारे बॉलर पहले से ज़्यादा तगड़े हो गए अब वो हमारे। और फिर जेसन रॉय का वो वाला पीक नीचे भी आना शुरू हो गया। दोनों चीज़ें आमने सामने आई हैं। अभी देखें जेम्स विंस आने वाले हैं, और जेम्स विंस कह रहा हूँ, एलेक्स हेल्स ज्वाइन करने वाले हैं, और खिलाड़ी नई कमक आने वाली है, तो ये एक इंटरेस्टिंग होगा। बॉलिंग का जिस तरह भी बाबर भाई बता रहे हैं कि पीएसएल में हमें नजर आ रहा है जिस तरह कॉम्बो बन गया है, शाहीन, हारिस और नसीम शाह और हसनैन, और कल दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। मजा आया इन दोनों को देख के। हसनैन तो यार मुझे लग रहा है उमर गुल का कोई किरदार इसमें है, वो इनको ट्रेनिंग अच्छी दे रहे हैं, वरना उनकी बड़ी वो बाहर की बॉल्स देते थे और फिर उनको कवर लगती थी, स्क्वायर कट पे बड़े लंबे लंबे उनकी पेस होता था, तो बैट्समैन बड़ा खुल के मारते थे। कल हसनैन हमारे साथ थे, प्रोग्राम में थे हसनैन, और उनसे यही सवाल किया, इंजी भाई ने भी, इंजी भाई तो नहीं थे, मैच था उनका, मुशी भाई ने ये सवाल किया कि इंजरी के बाद अक्सर हमने ये देखा है पेस कम हो जाता है, लाइन लेंथ खराब हो जाती है। आपके साथ अलग हुआ, स्टेट्स उनके हम दिखा देते हैं कि लाइन लेंथ भी अच्छी हो गई, उनका पेस भी अच्छा हो गया, और मेरा ख्याल है 13 रन मेड इन ओवर भी दिया, और 16वां ओवर जो सबसे क्रूशियल ओवर था वो मेड इन ओवर करके गए हो। यार ये तो बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त ओवर किया कल। क्या उमर गुल का है इसमें कोच? वो तो कह रहे हैं कि कोच कर रहा हूं मैं। उमर गुल अपने वक्त में T20 के टॉप बॉलर रहे हैं, और अभी जब से वो अफगानिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग करके आए ना, उमर गुल की अपनी कोचिंग एक्सपर्टीज में बहुत इजाफा हुआ है। जाहिर सी बात है उन्होंने इनपुट तो दिया होगा उमर गुल का असर आपको अफगानिस्तान का वर्ल्ड कप के कुछ तस्वीरें हमने रखी हैं शाहीन शाह, इन दोनों की बड़ी जबरदस्त लग रही हैं, शाहीन की, हारिस की, नसीम की और हसनैन की। कल जिस तरह उन्होंने गले एक जबरदस्त अंदाज में मिले, वो हमने तस्वीरें रखी, वो चला सकते हैं, अभी हम चलाएंगे। तो ये देखें, ये वाली तस्वीर की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त एक, और इन दोनों की वैसे भी ऑफ फील्ड भी बड़ी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी दोस्ती है। और फास्ट बॉलर जब भी देखें, हम वकार वसीम की बात करते थे, दोस्ती जरूरी है जोड़ी बनाने के लिए। जोड़ी बनाते तो होता भी क्रिकेट में यही, हम भी खेलते आ रहे हैं, बिल्कुल एक बॉलर डराता है, यही बात कर रहे हैं आप देखें, ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं कि यार इस तरह सेम सिचुएशन है, जिस तरह यहाँ पे नसीम और हसनैन की कोऑर्डिनेशन है और दोस्ती है, बिल्कुल सेम हारिस और शाहीन की भी ऐसी दोस्ती है। अगर आप ऑफ द फील्ड भी इनको अगर देखें तो ये अक्सर शाहीन हारिस के साथ दावतें कर रहा होता है, और हारिस भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, उम्र में भी सेम है, और बड़ी अच्छी दोस्ती है इनकी। अक्सर जब इस्लामाबाद में हम कभी गए हुए होते हैं तो या तो हारिस के घर पे शाहीन का दावत हो रही होती है, या शाहीन ने हारिस को बुलाया होता है, इनकी आपस में पार्टियां चलती रहती, बड़ी दोस्ती है। यार मैं इमेजिन कर रहा हूं बाबर भाई, अगर ये चारों एक साथ टीम में हो तो क्या सामने वाली टीम पे कहर बन के टूट जाएंगे, हैं तो बहुत तगड़ा होगा, जबरदस्त मुकाबला होगा बहुत। और ये चार फास्ट बॉलर, और समझ में नहीं आएगा किसको रिस्पेक्ट दें, किस पे अटैक करें। कुछ दोस्तियां टीम के लिए नुकसानदेह होती हैं और कुछ फायदेमंद होती है, और ये वाली दोस्तियों का जो कॉम्बो है, अगर सोचें आप इंग्लिश कंडीशन में बॉल कर रहे हो, फिर अगर दूसरी टीमें कहें हमारे पास ये बॉलर है वो बॉलर है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सामने आ सकता है। आप देखें ना, चारों बॉलर 145 प्लस के हैं, हसनैन, नसीम, हारिस, शाहीन, फिर उसके ऊपर लाइन और लेंथ और वेरिएशन भी हो, तो फिर मतलब बैट्समैन कहाँ जाए, बल्ला बगल में दबा के बोले। आपने 140 प्लस की बात की, मैं शोएब अख्तर का इंटरव्यू सुन रहा था कल, एक टीवी चैनल को उन्होंने दिया है, वो कह रहे हैं कि यार 4 ओवर्स करना कोई मुश्किल काम नहीं है 140 प्लस। वो कह रहे हैं यार ये 4 ओवर्स तो मैं भी इस वक्त भी कर सकता हूँ। उन्होंने ये बात कही, ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कह रहा है कि यार ये कोई टैलेंट नहीं है 140 के पेस से। कहना हम अपने सीजन में 5-5 ओवर करते थे, अपनी बात कर रहे थे, वो वकार यूनुस का हवाला दे रहे थे, वसीम अकरम का और अपना। तो ये जो इन्होंने बात की है शोएब भाई ने, ये इस तरह की बात क्या बड़ी बात नहीं है 140 प्लस बॉल करना पेस के साथ? मैं इस पे कुछ कहना चाहूँगा। बिल्कुल, आप हमने बहुत छोटे लेवल पे क्रिकेट खेली हुई देखें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
जिस वक्त शोएब अख्तर, वकार यूनुस की अपनी मिसालें दे रहे हैं ना, उस वक्त ये लीग क्रिकेट बहुत कम हुआ करती थी। क्रिकेट कम अब आप लीग क्रिकेट के साथ ट्रैवलिंग और इन सब चीज़ों को मिलाएं ना, तो ये एक अलग चीज़ हो जाती है। दूसरी बात वो जो कह रहे हैं ना, मैंने भी उनका वो इंटरव्यू सुना कि मैं भले खून निकल जाता, मैं गिर जाता, मैं इंजेक्शन लगवाता, बाहर जाता, फिर आके बॉल कराता। बहुत सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं बातें, लेकिन शायद हम जब छोटे लेवल पे भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, और हमें इतनी सी भी इंजरी हो जाए तो हम एक मतलब हमारी बॉल जगह पे गिर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सारा जा इंजरी पे रहा होता है कि यार मैं भाग रहा हूँ, मेरे पेन हो रहा है या मेरा शोल्डर में पेन हो रहा है, तो मैं उस बॉल को जगह पे गिरा नहीं सकूंगा। मैं बॉल कर तो लूँगा, 4 ओवर कर लूँगा, लेकिन मेरी 4 ही बॉलों पे वो कोई फुल लेंथ पड़ रही है, कोई हाफ वॉली बन रही है और मैं छक्के खा रहा हूँ, तो मुझे ऐसे बॉल कर भाई मैंने स्ट्रेंथ से बॉल जब ही कर सकूंगा जब मैं फुली फिट होऊंगा। ये जज्बात में कहने वाली बातें अच्छी बहुत लगती हैं, नहीं हो सकती है ऐसा। शोएब अख्तर बॉल करते थे, नो डाउट वो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, बहुत तेज बॉल करते थे। उस वक्त की क्रिकेट में बड़ा फर्क था। आज बैट्समैन ने इतने नए नए शॉट्स ईजाद कर लिए हैं भाई कि आप जितना तेज बॉल करेंगे उतना तेज आपको छक्का जाएगा। भाई शाहीन को पड़े ना, मैथ्यू वेड ने मारे ना, मैथ्यू वेड ने मारे थे, नहीं मारे? पिछला मैच याद दिला दिया भाई, शाहीन ने जान लगा के बॉल की थी, मैथ्यू वेड ने मारा ना। कहने का मतलब ये पेस से नहीं डरते, मरम रख देते हैं दोबारा जिंदा। अब जो बैट्समैन है ना वो पेस से नहीं डरते, वो वैरायटी से डरते हैं, वेरिएशन से डरते हैं। जो स्पेल है आप देखें वो सिर्फ पेस नहीं है, आप उनकी बॉलिंग में वेरिएशन देखें। सरफराज जो पूरे मैच में ऑफ कलर नजर आ रहे थे, वो उन्हें देख के कह रहे थे, उन्हें और नसीम को भी, कि क्या बॉल कर रहे हो भाई। नसीम की एक बॉल बीट हुई और वो लेट स्विंग हुई, तो सरफराज ने लास्ट बॉल थी उस ओवर की और नसीम को कहा कि ये क्या कर दिया। तो यानी कप्तान के एक बॉल इतनी स्विंग हुई कि उन्होंने रिव्यू ले लिया जो जाया हुआ कि लगे नहीं था। एक यही हसनैन की हम बात करें, उनके लिए बात मशहूर है कि वो पेस है, उनके पास लाइन और लेंथ नहीं है, लेकिन कल उस चीज को उन्होंने और क्या गलत साबित किया कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं, ये नजर आ रहा है। क्यों कर लाए। और आपको अगर याद हो तो हसनैन और उनकी कोऑर्डिनेशन, जो इमाद को उन्होंने आउट किया कि सरफराज आए, उन्होंने हसनैन को गाइड किया, अगली बॉल पे हसनैन ने बॉल किया और आउट विकेट ले ली उसकी। अच्छा भाई, एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आ गए, बाबर भाई। अरे काशिफ, ये हमें चाहत भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका जो आपने एंथम है आपका, ये जबान ज़दे आम हुआ है। हम तो ये देख रहे हैं कि जो पीएसएल का ऑफिशियल है ना, वो लोग कम सुन रहे हैं, और आपकी जो आवाज में मिठास है, आपकी जो बोल में चाशनी है। सबसे पहले ये बताएं, ये जो लिरिक्स हैं ये कैसे आपने बना लिए, यानी कि हर बंदे की जबान पे ये जो अपना पीएसएल है, ये जो प्यारा पीएसएल है, क्या बात है। चाँद भाई, थोड़ी रोशनी डालें इस पे। उंगली डाले जा रहे हैं अभी तो चाँद भाई। वालेकुम अस्सलाम। ऑल द वे फ्रॉम लंदन। और शयान जी आपका और वकार साहब का और लाहौर बादशाह की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया आने का। आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम जी। लव यू टू सर। जी, आपने कहा कि मैंने ये लिरिक्स बिल्कुल मैंने ही जी लिखे हैं, ठीक है जी, और गाया भी मैंने है, कंपोज भी माशाल्लाह मैंने जी किया। मैंने माशाल्लाह अभी तक जी पिछले 6 महीनों में 6 जी अपने ट्रैक रिलीज किए, और माशाल्लाह 3 अल्लाह ताला का बहुत जो 6 सभी जी पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये जो माशाल्लाह 3 हैं वो बहुत ज्यादा पसंद किए गए, और पीएसएल ने तो एक्सप्लोजन कर दिया माशाल्लाह। ये सारा अल्लाह के करम और आप सबकी जी दुआएं माशाल्लाह। सर, आपको तवक्को थी कि इतना वायरल हो जाएगा आपका, यानी कि बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सबके जबान पे यही है, ये जो अपना पीएसएल है, प्यारा पीएसएल। सर, हम तो इसको आज गुनगुना दें, थोड़ा डिफरेंट अंदाज में कर दें। आपका ये गाना तो हमने बहुत जगह सुन लिया है, आपने इंटरव्यूज में भी कहा, आज इसको कुछ नया तड़का लगा दें आज। शायद भाई, पता क्या बात है, मैंने जनवरी के पहले हफ्ते में एक इंटरव्यू जी दिया, ठीक है जी, वो अभी भी मेरे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक के ऊपर है। उससे मैंने कहा था ये जो मेरा साल है इसमें मैंने बूम करना है, और अल्लाह का शुक्र है मैंने जनवरी में 15 जनवरी को एक गाना रिलीज किया, वो बड़ा अच्छा जी गया, और माशाल्लाह एग्जैक्टली जो महीने बाद माशाल्लाह फिर मैंने अपना ये जो प्यारा पीएसएल है रिलीज किया। मुझे लग रहा था पहले ही कि इस साल में मैंने 8 से 12 गाने रिलीज करने, ठीक है। मुझे लग रहा था कि अल्लाह ताला एक गाने को तो इंशाल्लाह ताला एक स्पेशल बूम करेंगे, तो अल्लाह ताला ने
मेरा दूसरा इस साल का रिलीज किया है, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इनाम कर दिया। ये सारा सर अल्लाह हो का- जाए फिर ये जो प्यारा अपना PSL है, बस हो जाए अब तो ये सुना दें ये हम। जो प्यारा PSL है, ये जो अपना PSL है, ये जो प्यारा PSL है, ये जो अपना PSL है, ये सब हमारी टीमें हैं, ये सब हमारी टीमें हैं, ये सब प्यारी टीमें हैं। कराची 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 किंग्स 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 कराची कराची किंग्स ज़ल्मी 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 पेशावर ज़ल्मी 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 पेशावर 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 ज़ल्मी 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 पेशावर। ये सब हमारी टीमें हैं, ये सब प्यारी टीमें हैं। ये जो हमारा PSL है, ये जो प्यारा PSL है। ग्लैडिएटर 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 कोयटा कोयटा ग्लैडिएटर कोयटा ग्लैडिएटर कोयटा ग्लैडिएटर। कलंदर 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 वर्ल्ड कप आने वाला है। कलंदर 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 लाहौर लाहौर कलंदर। हर टीम का अपना झंडा है, हर टीम का अपना झंडा है, हर झंडे में एक डंडा है। ये बड़ा हिट हुई है ये लाइन। चाहत भाई, ये लाइन मैं आपको बताऊं, ये भाई अली लोग ज़फ़र ने भी इस लाइन की तारीफ की हम है। कल एक किसी का इंटरव्यू कर रहे थे, वो ये लाइन कह रहा है कि भाई हर टीम का अपना झंडा है, हर झंडे में एक डंडा है। ये लाइन कहाँ से आई है? इसका आपके जहन में कैसे ख्याल आया? क्योंकि ये बड़ी एक अलग से चीज आई है। मैं भी ये सुनना चाह रहा हूँ कि आपसे कि ये बताएं मुझे कि ये क्या है इसकी? लॉजिक किसकी क्या है? जब मैं 4 महीने पहले ये लिखना शुरू किया तो बस दिल कर रहा था कि कुछ आसान अल्फाज में लिखूं और कुछ ऐसा लिखूं कि जैसे मैंने पहला अपना मिली नगमा रिलीज किया, जो कि मेरा पहला ये ट्रैक था 14 अगस्त लास्ट ईयर। तो ये जो झंडा है, ये जो झंडा है, तो वैसा कुछ नहीं करूं। सिर्फ जो आखिरी वाली जो लाइन है जिससे मैंने कहा है, हर टीम हर झंडे में एक डंडा है। मेरे डंडे से मुराद ये है कि 90% जो प्लेयर हैं माशाल्लाह PSL में वो पाकिस्तानी हैं, तो वो सब स्ट्रांग हैं। ठीक है जी, उनके लिए मैंने जी लिखा है। ठीक है जी, कि हर टीम का अपना झंडा है, हर झंडे में एक डंडा है। डंडे से मुराद मजबूत, हम माशाल्लाह मजबूत। तो सर आप किस डंडे को सपोर्ट कर रहे हैं ये बताएं। मैं अच्छा मैंने जैसे पहले जी कह दिया कि सब हमारी टीमें हैं। ठीक है जी, मैंने वैसे ऑलरेडी 2 टीमों के लिए जी लिख लिया है। ठीक है जी, तो लाहौर में जी रहता हूँ। तो असूल इस टूर्नामेंट का जो बेसिक थीम यही है कि आप जिस भी टीम के पास ही रहते हैं, आपके सूबे में, आपके शहर के पास, आपके गांव के पास जो भी टीम है उसके सपोर्ट करना है। ठीक है, तो मैं तो बिल्कुल जी लाहौर में हूँ, तो लेकिन मेरी सारी सब मेरी प्यारी टीमें हैं। ठीक है जी, लेकिन सब कहते नहीं कि आप लाहौर जी हाँ चलें, मैं कह देता हूँ कि लाहौर को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मुझे क्रिकेट में एंजॉय कर रहा हूँ माशाल्लाह। ठीक है, कितने अच्छे फास्ट बॉलर आगे आ रहे हैं, कितने अच्छे बैट्समैन। चाहत भाई ये बताएं, अभी वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो क्रिकेट के बड़े इवेंट्स होने, PSL भी अगले साल दोबारा होगा, तो वर्ल्ड कप के लिए कोई पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए कोई ऐसी तैयारी चल रही है गाने की, इसी तरह की जो आए और छा जाए और हर बंदा गए, ये जो अपना PSL है? 6-7 महीने हैं आपके पास, तैयारी कर लें वर्ल्ड कप आने में। मजबूत होंगे, 14 अगस्त भी आ रहा है उससे पहले। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला कल या परसों मेरा एक और जी ट्रैक आ रहा है जी, रिलीज कर रहा हूँ, जो कि 7वां माशाल्लाह होगा। तो वो भी बड़ा अच्छा, जिसको वो कीजिएगा जी, देखिएगा। वो है द मस्त कलंदर, द मस्त कलंदर, मस्त द मस्त कलंदर। कल या परसों जी इंशाल्लाह ताला जी सामने आ जाएगा।
अच्छा चाहत भाई, आपका एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था, आपने आकिब जावेद के बारे में कहा कि वो आपकी कप्तानी में खेलते रहे, उनका करियर जो कॉलेज लाइफ का क्रिकेट का शुरू हुआ है, उस टीम के आप कप्तान थे, ये बात हकीकत कितनी है? बिल्कुल, ये 100% सच है। स्कूल का मैं उस वक्त 9th क्लास में था। 9th क्लास में मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखुपुरा की 2 साल की कप्तानी की। तो मैं भी हर साल नहीं 2 दफा ना, क्योंकि स्कूल की जो तादाद उस दौर में 8 से 10 हजार स्टूडेंट्स थे। अगर आकिब जावेद ने अपने कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बनाना चाहेंगे तो क्या वेलकम करेंगे तो इस ऑफर को? जी फिर से क्या कहा आपने? जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आकिब जावेद आपके साथ खेलते रहे, अगर अब वो अपनी कोचिंग टीम में आपको लेना चाहें तो क्या आप उस ऑफर को कबूल करेंगे, अगर कोई ऐसी ऑफर आती है तो? करने के जी, देखिए स्कूल की टीम में जब बिल्कुल बच्चे थे तो उनको मैंने ही अपनी टीम में रखा। माशाल्लाह अपने अब्बू के साथ आए, उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मैं तो अंकल ये कहता था। तो जब वो ट्रायल के लिए आए तो मैंने उनको नई बॉल दी। उनकी बॉल की स्पीड अच्छी थी, जंप अच्छा था, लेकिन ज्यादा बॉल वाइट होती थी, राइट पे की लेफ्ट पे, लेकिन मुझे जंप अच्छा लगा और मैंने कहा कि हाइट भी अच्छी है, तो फिर मैंने टीम में उनको जी रख लिया, स्कूल की टीम में। क्योंकि उस दौर में जो भी स्कूल में की टीम में होता था वो फिर उसको आगे इजीली अच्छा नेट भी जी मिल जाता था, जी क्लब भी, फिर आगे जी कॉलेज भी। तो वो माशाल्लाह मैंने ही माशाल्लाह उनको कहा कि नहीं जी आपकी में सिलेक्ट है। यानी कि वो जौहरी है जिसने पाकिस्तान को इतना बड़ा स्टार दिया। ये तो बड़ी एक बड़ा इंकशाफ है। ये तो आप अगर उनको नहीं स्कूल की टीम में सेलेक्ट करते तो उनका करियर ही शुरू नहीं होता और आज लाहौर कैलेंडर भी नहीं होता उस तरह का। जी ऐसे नहीं, अब देखिए वो लाहौर कैलेंडर में भी वही कर रहे हैं ना, साल में 2-3 दफा ट्रायल करते हैं मुख्तलिफ इलाके में जी जाके। ये जी मैं साल में स्कूल के 2 दफा जी ट्रायल जी करता। सर PSL का बादशाह हमारा प्रोग्राम का नाम है, इसके लिए कोई 2 लाइनें हो जाएं जो आपके जहन में इस वक्त आ रही हो, बस सुना दें हमें। हम चाह रहे हैं कि इसको आपसे रिलेट कर दें इस शो को। वकार भाई ने जब कहा कि PSL का बादशाह, मैं कहा वाह 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 क्या जबरदस्त नाम रखे। नहीं बहुत अच्छा जी नाम रखे, मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा आपके लिए कुछ अभी जहन में जी कर ले रहे हैं। बादशाह 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 PSL का बादशाह समा जिंदाबाद। क्या बात है चाहत भाई, बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह दोबारा आपको हम अपने प्रोग्राम में लेंगे और जो आपने इस शो 4 चांद लगाए हैं इसके लिए एक बार फिर बहुत शुक्रिया। बाबर भाई, चाहत भाई आज फुल स्विंग थे। बादशाह के लिए इन्होंने लाइनें कुछ निकाल दी। अच्छा अब हमारी कुछ चीज़ों पे हम आ जाते हैं डिस्कशन पे। लाहौर के लिए राशिद खान इन हो गए, आज आ गए, इनको एक हेल्प अच्छी मिल जाएगी। और लेकिन बैटिंग में कोई तब्दीली नहीं की लाहौर कलंदर ने। मुझे हैरत है कि कहीं दोबारा अभी फखर जमान ये खैर चल रहे हैं लेकिन मसला ना बन जाए ये तो हम कल भी हमने बात की थी कि डिपेंड ही फ़खर पे कर रहे हैं। इनको इशू आता ही जब फ़खर आउट हो जाते हैं, फ़खर के गिर्द इनकी। हालांकि आज हमारे साथ मिसबा थे तो वो कह रहे थे कि यार ये अब्दुल्ला शफीक को ज़ाया कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक 1 डाउन पे भी बैटिंग कर सकता है और उसका कामरान गुलाम से बेहतर स्ट्राइक रेट है, बल्कि 4थे नंबर पे तो वो बता रहे थे कि नेशनल T20 में उसकी सेंचुरी भी है, तो वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। तो आप उसको क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? आप हुसैन तलत या कामरान गुलाम में से किसी को स्विच कर सकते हैं अब्दुल्ला शफीक से, और बैटिंग स्ट्रांग हो जाएगी उनकी। ये एक तरह से इंटरनेशनल एक्सपोजर ही होता है जिस तरह से मिलता है, और अब्दुल्ला शफीक को वो प्रेशर हैंडल करना भी आता है। वो कॉमी टीम के लिए सर्व कर चुका है, टेस्ट में उसको कंडीशंस का पता है कि किस कंडीशन में कैसे लेके चलना है। एक्सपीरियंस उसके पास ज़्यादा है कामरान गुलाम के पास के मुकाबले में, और शॉट सिलेक्शन भी उनकी ज़्यादा बेहतर है। तो लाहौर कलंदर को चाहिए था कि वो एक नंबर चेंज कर सकते थे। आज के मैच में राशिद खान उनके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा, क्योंकि फास्ट बॉलर अब देखते हैं कि सेकंड बैटिंग में विकेट हो सकता है और सीधी हो जाए, क्योंकि अभी फिलहाल हमें विकेट में कुछ नज़र नहीं आ रहा। स्पिन जाके हो सकता है कि स्पिन ने जैसे कल कोयटा ग्लाइडर को फंसाया, हो सकता है आज भी फंसा दें, लेकिन वही सरफराज भाई को करना होगा कि बैटिंग ऑर्डर अच्छा खिलाना पड़ेगा। अच्छा हसरंगा की कहानी पता ये चली है कि उनको एनओसी नहीं दिया। ये क्या इशू बन जाते हैं? ये टेक्निकल इश्यूज होंगे। मुझे तो कुछ और लग रहा है कि शायद देखना पड़ेगा, यानी कि बीच में PSL के एनओसी का जवाब कुछ। और श्रीलंका से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि श्रीलंका हमारा दोस्त मुल्क है और बोर्ड टू बोर्ड भी बड़ी दोस्ती है PCB और
श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की। अब क्या वजह आई, क्या प्रेशर आया है, ये तो अब जब तहकीक होगी तो पता चलेगा। श्रीलंकन प्लेयर खेल रहे हैं टीम हाँ, में। बाकी तो खेल रहे हैं। कल शनाका खेल रहा था, दासुन उसके शनाका अलावा था। खेल रहे हैं, तो ऐसे में इनका एनओसी ना मिलना यकीनन ये इतना सीधा मामला लगता नहीं है, क्योंकि अगर एनओसी का इशू होता तो फिर बाकी प्लेयर्स के लिए भी होता श्रीलंका के। हो सकता है ऐसी कोई होम सीरीज भी नहीं है, कोई ऐसा कोई इशू भी नहीं है। इतनी क्रिकेट अभी श्रीलंका के पास क्या सियासी है, क्या मामलात हैं, या मे भी हो सकता है कि एनओसी का इशू दिया हो सकता है पेमेंट, क्योंकि वो नंबर 2 T20 रैंकिंग बॉलर है, अच्छे उनके स्टैट्स अच्छे हैं। मे भी कुछ पेमेंट के ऊपर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो तो ये खबर दी गई हो कि अच्छा भाई एनओसी नहीं मिला इसलिए चले गए। बहुत सारी हो सकती हैं चीज़ें, वो तो जब अब फर्दर आएंगी चीज़ें लेटर ऑन तो पता चलेगा कि असल इशू क्या है। बाबर अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, आखिरी इसको फिर खत्म करते हैं। बाबर अच्छी दो मैचेस जीत गए हैं भाई पेशावर के, 2 मैचेस जीत गए, लेकिन कल एंड में जब हसनैन ने ओवर कराया था मेड इन, तो उस वक्त अगर आप बाबर को स्क्रीन पे देखते तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी उनकी, बल्कि उनका पूरा कोचिंग स्टाफ ही, वो मैच हाथ में था। उसके बाद जब ओडेन स्मिथ का ओवर आया तो रिलैक्स हो गए, उसने 13-14 रन दे के मैच ही खराब करवा दिया। बाबर लीड नहीं कर पा रहे सही तरीके से खुद को, जैसे एज कप्तान करना चाहिए। अगर हम कंपैरिजन भी करें उनका, पहले तो मैं एक छोटी सी बात यहाँ बता दूं, नवाज के लिए थोड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि दूसरी तरफ से इमाद वसीम बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार वो नॉक किए जा रहे हैं। तो अब जो लगता है अगली टीम जो सिलेक्ट होनी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस पर गौर होगा शायद, क्योंकि नवाज मुसलसल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जैसे उनकी उम्मीद है। लीडिंग फ्रॉम फ्रंट बेशक, और क्रूशियल मौके पे रन बनाना, पहले मैच में 80 रन और विकेट्स भी लेना, 80 रन बनाना, दूसरे मैच में 35 रन बनाना 12-13 बॉलों पे, मतलब मुश्किल काम है। और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। कौन आज कोयटा है, आज कोयटा है, आज कोयटा है, आज भी कोयटा है, कल भी कोयटा का था भाई। आज कोयटा है, कल भी कोयटा ने गेम बना लिया था। अगर तो गेम अच्छा रहा, कल अच्छा रहा, अगर ऑडियंस करते और थोड़ी सी गलती हुई, मुझे भी यही लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि आज कोयटा जीत जाएगा। कोयटा मजबूत लग रही है, फिर वो टॉस भी जीत गया, एडवांटेज है उनके पास। लेकिन फिर बात वही है कि कोयटा को अगर जीतना है तो रोकना पड़ेगा, वो 150-145 तो सर मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर ये 170-80 कर देंगे तो लाहौर की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग पकड़ लेगी। मुझे लग रहा है कि आज तीनों को ही एक तरफ जाना पड़ेगा भाई, जो दिल से आती है ना चीज बात के, जो लग रहा है ऑन ग्राउंड, तो मैं भी कोयटा के साथ ही जा रहा हूँ। हो सकता है हम तीनों गलत भी हो जाएं, लेकिन हो सकता है सही भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम लाहौर कलंदर के सपोर्टर नहीं है, नहीं मैं हूँ, लेकिन मुझे लाहौर की बैटिंग पे है भाई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि हुसैन तलत हो गया, कामरान गुलाम हो गए, फिर इस तरह के बैटिंग लाइन है। जो शाय होप को रखा हुआ जो 1 डाउन पे आ रहा है, उसका इंटरनेशनली 121 का स्ट्राइक रेट है। इतनी रोटेशन करते हैं वो, तो स्कोर इतना नहीं बन पाता। तो भाई ये आज का प्रोग्राम, जो स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ थे, चाहत फतेह अली खान, उन्होंने वाकई में आज प्रोग्राम चाहत से भर दिया वाकई में। तो इस लाइव सेशन को ख़त्म करते हैं, कल फिर हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।